हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर। आप कैसे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था। सर लास्ट क्लास में हमने रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट किया था। उसमें इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखा था कि इंडिविजुअल रेसिडेंट कब होता है और नॉन रेसिडेंट कब होता है। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आज उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे। हमने लास्ट क्लास में इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं वो देखा था। नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट पिछली क्लास में हमने यहाँ तक सीखा था। आज इसी को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे कि अगर इंडिविजुअल हमारा नॉन रेसिडेंट है तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वो रेसिडेंट बन गया देन हमें दो कंडीशन और दे रखी है, एडिशनल कंडीशन दे रखी है। उसको चेक करना है कि क्या वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर करेगा तो वो क्या बन जाएगा हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर कंडीशन फुलफिल कर देता है तो। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है जी, बिल्कुल सर। तो चलिए पहले पढ़ के समझते हैं कि क्या लिखा है, देन समझते हैं उसको। डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एडिशनल कंडीशंस फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन इनटू अ रेसिडेंट इनटू ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे दे रखा है, जो कंडीशन दे रखी है कि अगर वो फुलफिल हो जाती है, इंडिविजुअल उनको फुलफिल कर देता है तो वो क्या बन जाएगा रेसिडेंट और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब इसकी कंडीशन दे रखी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है इंडिविजुअल तो क्या बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है जी सर। तो क्या है, a resident individual is treated as resident or ordinary resident in India if he satisfy the following additional condition। एडिशनल कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या बन जाएगा सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। रेसिडेंट तो बन ही चुका है वो। अब बस ये चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये चेक करना है अपने को। रेसिडेंट तो ऑलरेडी बन चुका है वो। बस अब उसको देखना है कि वो क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, ठीक है सर। ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया in at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। यहाँ पे ईयर छूट गया है, नोट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर। he has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। क्या मतलब हुआ सर, अभी देखते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो पर्सन है, जो हमारा प्रीवियस ईयर है, जो प्रीवियस ईयर है उसके उस प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल में जो हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसके पिछले जो 10 प्रीवियस ईयर हैं उसमें से किसी भी 2 साल में, किसी भी 2 साल में 10 में से वो क्या होना चाहिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का को छोड़ के, जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ के उसके पिछले 10 सालों में, उसके पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल वो क्या होना चाहिए इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए। पहली कंडीशन यह है। दूसरी, he has been in India for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year। पहली कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल, इमिडिएटली पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में वो क्या होना चाहिए रेसिडेंट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन बोलता है कि प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों में, पिछले 7 सालों में 730 और मोर डेज इंडिया में होना चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। कौन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे
आता है क्वेश्चन कि सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या एक होनी चाहिए, जैसे कि हमारा जो जनरल रूल था 182 डेज वाला और 60 डेज वाला, उसमें और लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एंड। एंड मतलब कि ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो क्या बन जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। जब दोनों की दोनों कंडीशन पहली और दूसरी सेटिस्फाई होंगी तभी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ये हमारा प्रीवियस ईयर है। कौन सा प्रीवियस ईयर है सर? 23-24। ठीक है, ठीक है सर। तो पहली कंडीशन बोलती है इससे पिछले 10 साल चले जाइए, 10 प्रीवियस ईयर चले जाइए, इससे पिछले 10 साल चले जाइए, 10 प्रीवियस ईयर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 1 2 5 6 7 8 9। एक और कहीं बना देते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, इन 10 में से किसी भी 2 साल, किसी भी टू ईयर्स में वो क्या होना चाहिए? अगर वो रेसिडेंट है, 10 में से किसी भी 2 साल में रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन बोलता है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24। ठीक है, इसके पिछले 7 साल, 7 ईयर्स में वो पर्सन 730 डेज और मोर इंडिया में होना चाहिए। मस्ट बी इन इंडिया 730 डेज और मोर। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, दोनों की दोनों साथ में, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया है, तो ही वो पर्सन, तभी वो इंडिविजुअल हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। क्लियर है? जनरल कंडीशन क्या थी हमारी? जो हमारी जनरल कंडीशन क्या थी सर? जनरल थी अगर 182 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में है, जो पहली कंडीशन थी, तो रेसिडेंट बन जाएगा। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, 60 डेज रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में प्लस 365 डेज इन 4 ईयर प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई? हाँ हो गई सर। उसके बाद हम ये चेक करेंगे। ठीक है, एक बार वो रेसिडेंट बन गया उसके बाद हम ये कंडीशन चेक करेंगे। अगर नॉन रेसिडेंट बन गया, पहले ही दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई, जो हमारा जनरल प्रोविजन है, ना वो 182 डेज वाले में कवर हुआ ना वो 60 डेज वाले में कवर हुआ, तो वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी, वहीं पे वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा और हमें आगे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये कब चेक करना है? जब वो पर्सन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है मैंने, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? ब्रेटली, ब्रेटली का नाम सुना है? हाँ सर, बहुत अच्छी बॉलिंग करता था, बहुत फास्ट फेंकता था सर बॉल। अच्छा, हाँ। अन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट्स इंडिया फॉर 100 days in every financial year. This has been his practice for past 10 financial years. Find out his residential status for assessment year 24-25। जो हमारे ब्रेटली हैं, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, वो क्या करते हैं, अब तो रिटायर हो गए, हर साल 100 दिन के लिए इंडिया आते थे, हर साल 100 दिन के लिए इंडिया में आते थे।
और 10 साल से आ रहे हैं, तो हमें उनका निकालना है कि असेसमेंट ईयर 24-25, मतलब प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर 24-25 है तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा सर 23-24। यहाँ पे इनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए निकालते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो पहले डायग्राम बनाने वाला है, ईयर वाइज डायग्राम बना के करना है। एग्जाम में आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना है, बट प्रैक्टिस जब भी करेंगे आप डायग्राम बना के करें। क्यों, इससे ज़्यादा क्लियर होगा, क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन के बारे में। ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है। और वो पर्सन हर साल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 साल और ऐड कर दो। हर साल 100 दिन के लिए आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, 100 दिन के लिए हर साल आ रहा है। ठीक है सर, करंट ईयर में भी 100 दिन के लिए आया है, करंट प्रीवियस ईयर में भी 23-24 में भी आपका 100 दिन के लिए ब्रेटली इंडिया आया है। ठीक है, ठीक है सर। तो ब्रेटली इंडियन सिटीजन है? नहीं सर, इंडियन सिटीजन नहीं है, फॉरेन है। तो चलिए कंडीशन चेक करते हैं। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको रूल लिखना है कि कैसे हम बोलेंगे कि वो पर्सन रेसिडेंट होगा या नहीं होगा। उसके लिए जो कंडीशन दे रखी है, पहले कंडीशन लिखेंगे कि 182 डेज होना चाहिए, 60 डेज होना चाहिए करंट रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, प्लस 365 डेज और मोर होना चाहिए इन 4 ईयर्स प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये हमें कंडीशन लिखना है। देन उस कंडीशन को लिंक करते हुए हमें बताना है कि क्योंकि ये पर्सन इतने दिन इंडिया में रहा है, ये कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं होती है, इसीलिए वो पर्सन रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है जी सर। तो सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं, इंडिविजुअल विल बी रेसिडेंट इफ anyone any of below condition gets satisfied। पहली क्या है, he has been in India for 182 days or more। या शॉर्ट में लिख दूं मैं, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। जो उसका स्टे है 182 डेज और मोर होना चाहिए इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और अगर ये नहीं है तो स्टे होना चाहिए 60 डेज या मोर इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, प्लस स्टे 365 डेज इन 4 years preceding relevant प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को हम किससे डिनोट करते हैं, पी वाई से, और असेसमेंट ईयर को ए वाई से। ठीक है, ठीक है सर। तो
जो ब्रेटली है 100 दिन के लिए आता है हर साल, तो करंट ईयर में भी 100 दिन के लिए आया। तो जो पहली कंडीशन है 182 डेज होना चाहिए रिलेवेंट फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर में, ये सेटिस्फाई नहीं होता है, ये सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है सर, तो दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, क्या वो 60 दिन से ज़्यादा है करंट प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या 60 दिन से ज़्यादा है? यस सर, 60 दिन से ज़्यादा है, 100 दिन है। प्लस पिछली सेकंड कंडीशन क्या है, 4 साल में कितना होना चाहिए? 365 दिन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 4 साल में हर साल 100 दिन के लिए आता है, तो 4 साल में कितने दिन के लिए आ जाएगा वो? सर 400 दिन, जो कि ज़्यादा है आपका 365 डेज, ये भी आपका ज़्यादा है 60 डेज। ठीक है, तो कंडीशन फुलफिल है ये वाली, सेकंड वाली। हाँ सर, सेकंड वाली कंडीशन हमारी फुलफिल है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? रेसिडेंट बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। अब 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 हम एडिशनल जो इसकी क्या बोलते हैं ये है कंडीशन कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है होगा, वो चेक करते हैं। एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन पहली क्या बोलती है कि पहली क्या बोलती है? अच्छा, एडिशनल जो कंडीशन है दोनों की दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए या एक होनी चाहिए? बोथ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, तभी वो क्या बन पाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन पाएगा, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। दोनों की जो दोनों जो एडिशनल कंडीशन है दोनों सेटिस्फाई होंगी तो ही हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। पहली क्या है कि रेसिडेंट इन 2 years out of 10 previous year immediately preceding relevant previous year। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो हमारा आ रहा है, प्रीवियस ईयर जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, उसको छोड़ के उसके पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल out of 10 वो रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन यह है। दूसरी क्या है? स्टेड इन इंडिया, ही स्टेड इन इंडिया for 730 days or more in 7 years immediately preceding previous year। दूसरी कंडीशन है कि जो हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है इसके पिछले 7 साल में, 7 years में उसको 700 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो। ठीक है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 7 साल में 730 डेज या मोर इंडिया में रहा हो। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि हर साल 100 दिन के लिए आता है, तो 7 साल में कितने दिन के लिए आया होगा वो? सर 700 दिन। तो ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही है, वो यहाँ पे 730 दिन है लेकिन वो 7 साल में 700 दिन ही रह पा रहा है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर है? क्लियर है? क्या चेक किया? सबसे पहले हमने चेक किया कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। जब पता चल गया कि हम वो रेसिडेंट है तो हमने एडिशनल जो इसकी कंडीशन दे रखी है
अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती तो क्या बन जाता हमारा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता। लेकिन उसमें से देख के ही पता चल रहा था, क्योंकि वो हर साल 100 दिन के लिए आ रहा था, तो 7 साल में कितने दिन के लिए आता वो, 700 दिन के लिए। तो 730 दिन वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। तो यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डीम्ड रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसमें दो केसेस दे रखे हैं। दोनों केसेस में जो उनकी कंडीशन दे रखी है, अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो वो हमारी डीम्ड रेसिडेंट बन जाएंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इन केसेस में हमें जो एडिशनल कंडीशन दे रखी है उसको चेक नहीं करना है। जो एडिशनल कंडीशन दे रखी है ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने की, उनको चेक नहीं करना है। इन दोनों केसेस, ये दोनों केसेस तब लगेंगे जब जनरल रूल में ये कवर नहीं हो रहे। जो हमारा जनरल रूल है 182 डेज प्लस 60 डेज, उसमें ये कवर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको चेक करेंगे कि अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो इसमें कवर होते हैं कि नहीं होते। अगर हो जाएंगे तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेंगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। पहला केस है, अन इंडिविजुअल shall be deemed to be a resident but not ordinary resident of India if he satisfy the following four condition। पर्सन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा अगर ये सारी की सारी कंडीशन वो फुलफिल करता है। तो क्या कंडीशन है, पहला है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अच्छा, वो क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हिज टोटल इनकम, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, टोटल इनकम, ऊपर और नीचे दोनों केसेस में टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स से जो उसकी इनकम आ रही है उसको छोड़ के। तो उसको छोड़ के कौन सी इनकम बची, जो इनकम इंडिया से आ रही है उसके पास, जो उसके पास इंडिया से इनकम आ रही है वो एक्सीड कर जा रही है कितनी, 15 लाख, 15 लाख से एक्सीड कर जा रही है। ओनली टैक्सेबल इनकम, ओनली टैक्सेबल इनकम, मतलब सर अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है उसको छोड़ देना है यहाँ पे। अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है, मान लीजिए किसी पर्सन को 18 लाख मिल रहा है, उसमें से 3 लाख एग्जाम्प्ट है, तो हमें सिर्फ 15 लाख ही लेना है, 15 लाख ही लेना है। ठीक है, तो सिर्फ टैक्सेबल जितना पोर्शन है इनकम का सिर्फ उसको लेके चलना है ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। पहला क्या है कि वो पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसकी जो इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, जो फॉरेन से इसकी इनकम आ रही है उसको छोड़ के एक्सीड कर जाए 15 लाख, 15 लाख में सिर्फ टैक्सेबल इनकम हो ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, ठीक है सर। ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री एंड टेरिटरी, और वो लाइबल ना हो किसी और कंट्री या टेरिटरी में टैक्स देने के लिए ड्यू टू हिज रेसिडेंशियल स्टेटस या सिटीजनशिप, जो भी रीजन हो सिमिलर नेचर का, किसी और कंट्री में वो उस इनकम पे टैक्स नहीं दे रहा है, उस इनकम पे वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा है। ही इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया एज पर जनरल रूल, और जनरल रूल में वो कवर ही नहीं हो रहा है हमारा, और जनरल रूल में वो कवर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन अगर वो फुलफिल कर देता है तो यहाँ पे उसको हम पकड़ लेंगे, कहेंगे इधर आओ, कहाँ जा रहे हो तुम रेसिडेंट बना दिए गए हो, तुम्हें पता है हैं, ऐसे कैसे। ये हमारा असेसमेंट ईयर 21-22 से आया था, उससे पहले नहीं था। ठीक है, ठीक है सर। दिस एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ फॉरेन सिटीजन इवन इफ ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहाँ पे ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन सिटीजन, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन सिटीजन। ठीक है,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर है तो वो कवर नहीं किया गया है, उसको हम एज अ फॉरेन सिटीजन ही ट्रीट करके चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आना स्टार्ट हुआ होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो गया होगा। क्या सर? इंडियन सिटीजन है सर, 142 182 डेज और 60 डेज वाला कंडीशन था वहाँ पे, दोनों में से कोई सी भी कवर नहीं हो पा रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, ही इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया एज पर जनरल रूल, जो जनरल रूल है उसमें दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, तभी वो यहाँ पे आया है, तभी वो यहाँ पे आया है। ना पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इंडियन सिटीजन के केस में तो वैसे भी 182 डेज वाली ही कंडीशन चेक होती है ना? हाँ सर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उसको यहाँ पे पकड़ लेंगे, यहाँ पे क्या कंडीशन फुलफिल कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो छोड़ देंगे उसको, उसको नॉन रेसिडेंट बना देंगे। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा क्या है, an individual shall be deemed to be a resident but non ordinary resident of India if satisfy the following four condition. He is citizen of India, वो क्या है, इंडियन सिटीजन है और अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। यहाँ पे तो नहीं था सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, दे रखा है तो हमें तो याद करना पड़ेगा। ही इज अन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो हमारा एक्सेप्शन वन में जो था, इंडियन सिटीजन जो इंडिया से बाहर जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, वहाँ पे भी देखिए जो इस कंडीशन में इंडियन सिटीजन लिखा हुआ है, लेकिन जब बाहर से आ रहा है, जो बाहर से इंडिया आ रहा है, वहाँ पे क्या लिखा होता है, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सेम ऐसे आपको याद करना है, अगर इंडिया से बाहर जा रहा है तो इंडियन सिटीजन से काम चल जाएगा, लेकिन बाहर से अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है तो इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, तो बाहर से यहाँ पे आ रहा है, कैसे पता सर, नीचे लिखा हुआ है मैंने, ही इज इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हिज टोटल इनकम एक्सीड 15 लाख ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो ऊपर वाला था 15 लाख वाला, सेम यहाँ पे भी है कि उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ के 15 लाख एक्सीड कर जाए, ओनली टैक्सेबल पोर्शन ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ही कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब इंडिया से अगर कोई बाहर जा रहा है तो उस पर इंडियन सिटीजन वाला चेक करेंगे, अगर इंडिया से बाहर से कोई अंदर आ रहा है तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए प्लस, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी चलेगा, लेकिन अगर इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं चलेगा, चाहे वो एक्सेप्शन वन में जो हमने केसेस डिस्कस किए थे या फिर एक्सेप्शन टू में जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। और फोर्थ है हमारा, ही इज इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। यहाँ पे बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया कि सर, फोर्थ कंडीशन में बोल दिया गया कि वो 120 दिन और मोर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में प्लस 365 डेज और मोर इन 4 ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर अगर फुलफिल कर देता है इस कंडीशन को, तो इसमें कवर हो जाएगा, चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा हमारा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, इन केसेस में हमें एडिशनल जो कंडीशन दे रखी है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर इनमें से केस वन और केस टू में जो भी कंडीशन दे रखी है अगर फुलफिल कर रहा है तो, सारी अगर फुलफिल कर रहा है तो वो हमारा डीम्ड रेसिडेंट बन जाता है। यहाँ पे लिखा ही हुआ है डीम्ड, मान लेंगे। ठीक है, तो रेसिडेंट तो बनेगा बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन के चलेगा ये। ठीक है, ठीक है सर, चलिए।
अब एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। मिस्टर ए, एन इंडियन सिटीजन, visit India for 100 days in every financial year. This has been his practice for past 10 financial year. जैसे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ब्रेटली के ऊपर, सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि मिस्टर एक इंडियन सिटीजन है, बस उसको क्या बना दिया मैंने, इंडियन सिटीजन बना दिया। हर साल 100 दिन के लिए आते हैं इंडिया, हर साल 100 दिन के लिए आते हैं इंडिया। ठीक है सर। और कब, हर साल आते हैं और पिछले 10 साल से आ रहे हैं। ठीक है। तो फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है। तो इंडियन सिटीजन जो इंडिया में आ रहा है उसके ऊपर कंडीशन कौन सी लगती है सर? 182 डेज वाली। या कितने दिनों के लिए रहा है? 100 दिन। तो कंडीशन फुलफिल ही नहीं करता है, नॉन रेसिडेंट। ठीक है। कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही हमारी। हाँ सर। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर से विजिट पे आ रहा है इंडिया में ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो उसके ऊपर कौन सा कितने दिन कैलकुलेट करके चलेंगे सर? 182 डेज वाली। 60 डेज वाली उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि ये 100 दिन के लिए आया है रिलेवेंट में, तो वैसे ही कवर नहीं हो रहा, तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। दूसरा, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर ए हैज विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज instead of 100 days every year, including previous year 23-24, and total income exceeded 15 lakh other than foreign source of income in a relevant previous year? सेकंड में बोलता है कि क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर वो 100 की जगह 120 दिन आएंगे इंडिया में रहने हर साल? हर साल 120 दिन के लिए आ रहे हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24, 120 दिन। हर साल 120 दिन के लिए आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। और इस ईयर में उनकी जो इनकम है 15 लाख से एक्सीड कर गई, फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के। अच्छा। हम्म। तो सर इसमें तो सर ये वाली कंडीशन लग जाएगी जो अभी हमने पढ़ा, डीम्ड रेसिडेंट वाली। डीम्ड रेसिडेंट वाली कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी टोटल इनकम 15 लाख एक्सीड कर जा रही है इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स को छोड़ के, जो कि इंडिया में आया है विजिट पे और 120 दिन रहा है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और उसके पिछले 4 सालों में 365 दिन रहा है या उससे ज़्यादा रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। डीम रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाली कंडीशन चेक करके देखते हैं। हर साल एक प्रीवियस ईयर में कितने दिन के लिए आया है? 120 दिन। तो ये पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। 365 दिन 4 साल में होने चाहिए प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो 4 साल से मल्टीप्लाई करके देखिए, 120 कितने हो गए? 480। 480। तो सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे? क्या बन जाएंगे? रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है। प्रीवियस ईयर में 120 दिन हो गया और पिछले 4 साल में 365 दिन कंप्लीट करने थे, लेकिन यहाँ पे कितने कर दिए? 120 दिन इंटू 4 साल, 480। इस वाले केस में कवर हो जाएगा ये। इंडियन सिटीजन है, हाँ सर। उसकी टोटल 15 लाख से एक्सीड करी इनकम, हाँ सर। इंडिया में विजिट पे आया, हाँ सर। इंडिया में 120 दिन रहा है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, हाँ सर। और प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा रहा है, हाँ सर। तो चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्या बन जाएगा हमारा? डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है। ओके सर। देन
एग्जाम्पल सेट दे रखा है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, होमवर्क है आपका, सिंपल सा है। क्वेश्चन 7, इसको हम पढ़ते हैं क्या है। मिस्टर राम, अन इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया ऑन 22/9, मतलब 22 सितंबर 2023 को पहली बार इंडिया को छोड़ा उन्होंने, एज अ ऑफिसर ऑफ कंपनी इन जर्मनी। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। मिस्टर राम है जो कि एक इंडियन सिटीजन है, उन्होंने पहली बार काम के लिए, एक जर्मनी में कोई कंपनी है, उन्होंने उसको एज अ ऑफिसर ज्वाइन किया और वहाँ पे गए, इंडिया से बाहर गए, फर्स्ट टाइम, पहली बार गए 22 सितंबर 2023 को। तो हमें उनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे वो जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाला रूल लगेगा, 182 डेज वाला ही लगेगा। 60 डेज वाला जो जनरल रूल है उसमें कवर नहीं होगा ये। ठीक है, इंडियन सिटीजन है जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है इंडिया से बाहर, तो उस पर 182 डेज वाला ही लगेगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कितने दिन रहे इंडिया में। अप्रैल में 30 दिन, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 22। कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। ये आ रहा है हमारा 175 डेज। इतने दिन ही वो इंडिया में रहे, जो कि कम है 182 डेज से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। हाँ जी, अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बोलता है। मिस्टर डे, residing in US since 1990, visit India for 30 days every year. He back to in, he came back to India on 1st April 2022 for permanent settlement. What will be his residential status for AY 24-25? आंसर है नॉन रेसिडेंस। इसको काट दीजिए, गलत है। आंसर हम निकालेंगे कि क्या होगा। चलिए, चलिए, एग्जाम्पल कौन सा है सर, 8। मिस्टर डे हैं, ये 1990 से लेके 31 मार्च 2022 तक यूएस में रहे। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को इंडिया आए और हमेशा के लिए आ गए, परमानेंटली आ गए, परमानेंटली इंडिया में आ गए 1 अप्रैल 2022 को। तो हमें इनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। प्रीवियस ईयर 23-24, ये हो गया प्रीवियस ईयर 22-23, और ये उससे पुराना वाला। तो यहाँ से यहाँ तक वो हमेशा क्या थे, इंडिया में कभी भी नहीं आए। इस ड्यूरिंग दैट पीरियड वो कहाँ पे थे,
यूएसए में थे, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 को इंडिया में आए, यहाँ से हमेशा के लिए वो इंडिया में ही रहने लगे। तो हमें प्रीवियस ईयर 23-24 का क्या बताना है कि वो रेसिडेंट हैं कि नहीं है, ये निकालना है। निकालें? बिल्कुल सर। चलिए, जनरल कंडीशन क्या है, 182 डेज और 60 डेज प्लस 365 डेज। प्लस, सॉरी, इन 4 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि डे इंडियन सिटीजन है या नॉन, क्या है, फॉरेन सिटीजन है। हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्यों? हमें ज़रूरत भी नहीं चेक करने की। आप चाहे तो अज्यूम कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 22-23 में पूरे के पूरे साल इंडिया में ही थे, 366 दिन इंडिया में ही थे वो, ठीक है। 23 प्रीवियस ईयर 23-24 में पूरे के पूरे साल इंडिया में ही थे। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक 182 डेज वाली, है ना, तो रेसिडेंट बन गए। अब सेकंड जो एडिशनल कंडीशंस हैं उसको चेक करते हैं। पहली कंडीशन उसमें ये बोलती है कि 10 में से किसी भी 2 साल प्रीवियस ईयर के, जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसके पिछले 10 सालों में से कोई भी 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि वो पिछले साल ही इंडिया आया था। तो 1 साल ही रेसिडेंट हुआ, उसके पहले तो वो इंडिया में था ही नहीं, तो नॉन रेसिडेंट था। तो जो पहली कंडीशन है, 2 आउट ऑफ 10 रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्योंकि ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए हमारी दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली दो में से, सॉरी 10 में से कोई 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में से, ठीक है, ये कंडीशन। या फिर दूसरी कि प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों में जो प्रीवियस ईयर है उसके पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। आप देखेंगे 7 साल में भी वो कितना रहा है, 365 दिन ही रहा है 7 सालों में भी। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। एक भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं था, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती तब जाके वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता। क्योंकि नहीं हुई, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा ये, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए, तो जब एग्जाम में हमें लिखना है तो ऐसे लिखना है, नहीं सर, पहले हम लॉ लिखेंगे कि लॉ में क्या लिखा है, ये कंडीशन है, और फिर उससे लिंक करते हुए हम अपना आंसर देंगे कि क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, इसलिए ये रेसिडेंट है, ये नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। ओके सर, ये था हमारे इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस, ऐसे करके निकालते हैं। अब एच के का केस देखते हैं कि एच के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। हमें सिंपली चेक करना है एच के केस में, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज wholly or partly in India,
तो रेसिडेंट बन जाएगा। और कंट्रोल और मैनेजमेंट इज वोली आउटसाइड इंडिया, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है। एचयूएफ के केस में हमें देखना है कि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है बिजनेस का, या जिससे भी इनकम आ रही है हमारी, वो क्या वोली आउटसाइड इंडिया है, पूरा का पूरा इंडिया से बाहर है। अगर है तो नॉन रेसिडेंट। अगर थोड़ा सा भी उसका पोर्शन, थोड़ा सा भी कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया से हुआ ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है अगर पूरा का पूरा इंडिया से बाहर है, पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है, तभी वो नॉन रेसिडेंट बनेगा। अगर थोड़ा सा भी, 100 में से एक डिसीजन भी, 1% डिसीजन भी इंडिया से ले लिया, तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, a HUF would be resident in India if control and management of its affair is situated wholly or partly in India। सिंपली लिख देते कि थोड़ा सा भी अगर कुछ हुआ, थोड़ा सा भी अगर कंट्रोल हुआ, तो वो ये बन जाएगा, क्या नाम है आपका, रेसिडेंट बन जाएगा। अननेसेसरी का वोली और पार्शली। चलिए, नॉन रेसिडेंट, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर इज सिचुएटेड वोली आउटसाइड इंडिया, अगर पूरा का पूरा इंडिया से बाहर है, पूरा का पूरा इंडिया से बाहर है, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। थोड़ा सा भी, 1% भी, 0.001% भी इंडिया से है, तो क्या, रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है सर? सर यहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है कि जो डायरेक्शन दे रहा है, जैसे हमारी बॉडी है, इस पे कंट्रोल किसका है सर? हमारा दिमाग, जो हमारा ब्रेन है उसका कंट्रोल है। ठीक है। सेम जो बिजनेस के डेली टू डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एम्प्लॉई या जो मिडल मैनेजमेंट है, वो जो डिसीजन ले रहे हैं उनका नहीं। बिजनेस को कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन डायरेक्ट कर रहा है? हमने बिजनेस स्टडीज़ में 11th-12th में वो पढ़ा था कि वो होते थे आपके प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। तो हमें देखना है कि कंट्रोल और डायरेक्ट कौन कर रहा है बिजनेस को, कहाँ से हो रहा है, वो इंडिया से हो रहा है या इंडिया से बाहर से हो रहा है। अगर इंडिया से हो रहा है, ठीक है, इंडिया से हो रहा है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। इंडिया से बाहर से हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जैसे कि इंडिविजुअल के केस में था, एचयूएफ के केस में भी सेम है। या तो वो रेसिडेंट होएगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा। अगर नॉन रेसिडेंट है तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर रेसिडेंट बन गया तो हम फर्दर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है। तो एचयूएफ के केस में अगर रेसिडेंट बन गया, नॉन रेसिडेंट बन गया, तो कहानी हमारी वहीं खत्म हो जाती है, जैसे इंडिविजुअल केस में था। लेकिन अगर रेसिडेंट बन गया देन, तो फिर हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो उसके लिए जो हम उसमें पकड़ेंगे कर्ता को। कर्ता कौन होता है? जो हेड ऑफ द एचयूएफ होता है। कर्ता कौन होता है? जो एचयूएफ का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड होता है, उसको बोलते हैं कर्ता। अगर कर्ता इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, जो करता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में एडिशनल जो कंडीशन इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल थी उसको सेटिस्फाई कर देता है। इंडिविजुअल के केस में जो एडिशनल कंडीशन दे रखी थी, हाँ सर, सेम कंडीशन अगर वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर देता है, तो एचयूएफ क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। क्या कंडीशन थी सर? Karta is a resident. HUF should be resident in at least 2 previous year out of 10 previous year immediately preceding relevant previous year.
स्टे ऑफ कर्ता ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर शुड बी 730 डेज और मोर। जो इंडिविजुअल में एडिशनल कंडीशन थी सेम यहाँ पे भी है। अगर कंट्रोल पहले देखेंगे एच का कि कंट्रोल कहाँ से है। अगर कंट्रोल के बेसिस पे पहले चेक करेंगे कि क्या वो रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट है तो कहानी खत्म। रेसिडेंट है तो फिर उसको चेक करेंगे कि क्या उसका जो करता है जो हेड है वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अब एच तो इंडिया से बाहर जाएगा नहीं रहने के लिए, है ना। जो उसका करता है वही जाएगा, है ना। तो कर्ता के ऊपर ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या कर्ता 2 साल रेसिडेंट था 10 में से, जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के 10 सालों में, या फिर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा रहा है इंडिया में। अगर हाँ दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो एच क्या बन जाएगी, रेसिडेंट बन जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने आपको, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान है। मैं समझा देता हूँ क्या है इसमें। द बिजनेस ऑफ एच यू एफ इज ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑल द पॉलिसी decision are taken there. Mr. E, the Karta of HUF, who was born in Calcutta, visit India during the previous year 23-24 after 15 years. He came to India on 1st April 2023 and leave for Australia on 1st December 23. Determine residential status of Mr. E and HUF. दोनों का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, मिस्टर ई का भी और HUF का, दोनों का अलग अलग निकालना है। हो सकता है इस केस में, हो सकता है एच के केस में कि जो हमारा करता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो क्या है, रेसिडेंट है। लेकिन ये क्या नाम है आपका, देखिए ये एच है। हाँ सर, एच आपकी रेसिडेंट हो, लेकिन जो उसका करता है वो नॉन रेसिडेंट हो, पॉसिबिलिटी है। तो हमें लिंक करके नहीं देखना है, हमें लिंक करके नहीं देखना है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में निकालनी है और एच की कैपेसिटी में निकालनी है। तो पहले मिस्टर ई का निकालेंगे, फिर एच का निकालेंगे। इसमें बोला गया है एच का एक बिजनेस है जो कि ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट होता है। ऑल द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर, ऑस्ट्रेलिया से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। मिस्टर ई जो कि एच का करता है, उसका जन्म हुआ था कोलकाता में। वो क्या करता है, प्रीवियस ईयर 23-24 को 15 साल बाद इंडिया में आता है। 1 अप्रैल 2023 को इंडिया में आता है और 1 दिसंबर 2023 को इंडिया को छोड़ के चला जाता है। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है मिस्टर ई का और एच का। तो मिस्टर ई का इंडियन सिटीजन है, अलग निकलेगा। एच का मैं बता देता हूँ कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, डिसीजन कहाँ पे लिए जा रहे हैं सर, ऑस्ट्रेलिया से। तो एच नॉन रेसिडेंट हो जाएगी आपकी। ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो एच आपकी नॉन रेसिडेंट हो गई। ई का आपको खुद निकालना है, निकाल के जो आंसर होगा वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद आता है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉर्म एओपी एंड बीओआईज। ये क्या है सर, फॉर्म एओपी बीओआई, इन सब के केस में हमें वही देखना है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। इंडिया से हो रहा है इतना सभी पोर्शन, 0.01% भी इंडिया से हो रहा है तो रेसिडेंट है, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। अगर सारा का सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया से बाहर से है तभी नॉन रेसिडेंट बनेगा। अगर 0.001% भी इंडिया से कंट्रोल या मैनेजमेंट हो रहा है उसके अफेयर्स का, तो वो क्या बन जाएगी, रेसिडेंट। ठीक है, सेम चीज़ लिखी हुई है। अ फर्म एओपी बीओआई वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड वोली और पार्टली इन इंडिया। पूरा का पूरा या थोड़ा सा भी इंडिया में है तो रेसिडेंट बन जाएगा। नॉन रेसिडेंट के केस में सिचुएटेड वोली आउटसाइड इंडिया, इट विल बिकम अ नॉन रेसिडेंट। अगर सारा का सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से बाहर है तो वो नॉन रेसिडेंट
बन जाएगा वो फॉर्म एओपी या बीओआई। ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनर्स मेंबर इज इमटेरियल व्हाइल डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉर्म एओपी बीओआई। अब फॉर्म की हम डिटरमाइन कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, तो उसके पार्टनर की क्या रेसिडेंशियल स्टेटस है हमें उससे मतलब नहीं है। पार्टनर का रेसिडेंशियल स्टेटस अलग निकलेगा, पार्टनरशिप फर्म का अलग निकलेगा। ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना है हमें। ठीक है, ओके सर। उसके बाद आता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, तो इसमें बोला गया है कि जो इंडियन कंपनी है वो तो हमेशा ही आपकी रेसिडेंट ही होगी। इंडियन कंपनी कौन होती है? जो कि कंपनीज एक्ट में इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसको बोलते हैं हम इंडियन कंपनी। या फिर इंडियन कंपनी है हमेशा ही रेसिडेंट होगी, हमेशा के लिए। ठीक है। और इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी के केस में हम निकालेंगे उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है। अगर इंडिया में है तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेसिडेंट बन जाएगी, नहीं तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगी। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट to mean a place where key management and commercial decision that are necessary for the conduct of business of entity as a whole are in substantially made। मतलब कि कंपनी एज अ होल, जहाँ पे कंपनी को चलाने के लिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उस प्लेस को बोलेंगे हम, उस प्लेस को बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर। तो कंपनी के केस में अगर इंडियन कंपनी है तो हमेशा ही वो रेसिडेंट होगी, और अदर फॉरेन कंपनी के केस में उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट निकालेंगे। अगर वो इंडिया है तो रेसिडेंट होगी, नहीं तो नॉन रेसिडेंट होगी। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में भी सेम है। अगर हमें इसका चेक करना है कि जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है, कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर पूरा का पूरा या फिर पार्टली इंडिया में है तो रेसिडेंट बन जाएगा, अगर पूरा का पूरा इंडिया से बाहर है तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट और कंट्रोल अगर पूरा का पूरा इंडिया से बाहर है तो नॉन रेसिडेंट, अगर थोड़ा सा भी पोर्शन इंडिया में है, थोड़ा सा भी डिसीजन इंडिया से लिया गया, कंट्रोल लिया गया, मैनेजमेंट बिजनेस का किया गया, तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 76313 9991।